धन्यवाद सर। सर, मैं माननीय सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आज इस चर्चा में भाग लिया। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी एप्रोप्रिएशन बिल के लिए जो, और उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पुडुचेरी के लिए और वोट ऑन अकाउंट पुडुचेरी के लिए, JNK की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स उसके लिए। और इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से बात को रखने का प्रयास किया। कुछ ने राजनीतिक रूप से, कुछ ने वास्तविकता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। मैं इतना ही कहूँगा, पुडुचेरी की सरकार क्यों गई या आपकी बाकी राज्यों की सरकारें क्यों गई? आप सक्षम नहीं थे तो चली गई, सक्षम होते तो चला लेते। लेकिन आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि अगर वो अगली असेंबली चुनने तक जो तब तक का खर्चा है वो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के माध्यम से यहाँ से पार्लियामेंट से पूरा होना है, उसके लिए इस हाउस के सामने आए हैं। और लगभग 256 करोड़ रुपया जो उसके ऊपर 2020-21 के लिए प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें 97.25 करोड़ रुपया खर्चा होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 158.78 करोड़ रुपया होगा। इसमें सर किस पे खर्च होने वाला है? वेस्टर्न बाईपास रोड जो है कराईकल का, उस पर लैंड एक्विजिशन के लिए होगा। कलेक्ट्रेट का ऑफिस बनेगा कराईकल में, उसके लिए। इंदिरा गांधी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, उसके लिए पैसा चाहिए। एडिशनल रिक्वेस्ट फॉर फंड फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ताकि अगली विधानसभा बनकर आए, उसके लिए पैसे का प्रावधान करना है। एडिशनल फंड्स कोविड-19 से लड़ने के लिए करना है और मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पेंडिंग पावर परचेज ड्यूज जो हैं डिस्कॉम्स के और पावर जनरेशन स्टेशंस के, उसके लिए करना है सर। एक तो ये है। इसके अलावा नसीर जी यहाँ पर कह रहे थे, कहकर चले गए, सुनने के लिए नहीं है। शक्ति जी भी नहीं थे, अभी अभी हाउस के अंदर आ रहे हैं, इसलिए उनके विषयों को मैं थोड़ा बाद में ले रहा था कि तब तक ये गैर हाजिर में तब तक उनके विषयों को ना लूँ। तो इसके अलावा पुडुचेरी का सर वोट ऑन अकाउंट ले रहे, तो किसी का ये कहना कि पिछली बार इतना बजट था इस बार कम कर दिया, नहीं सर। अप्रैल से अगस्त तक का, जब तक अगली विधानसभा चुनकर नहीं आ जाती, अगली असेंबली की फॉर्मेशन नहीं होती, केवल तब तक के लिए हमने 3,934 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इस हाउस से उसकी मंजूरी चाहते हैं और मैं आशा करता हूं आप सब लोग उसको करके देंगे। इसके अलावा सर एनडी गुप्ता जी क्योंकि सीनियर मेंबर हैं और सर आज पूरे सदन में कुछ लोगों ने याद भी किया लोहिया जी को उनके जन्म दिवस पर। बहुत सारे लोगों ने याद किया शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को, जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, बलिदान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। और जब एनडी गुप्ता जी अपनी बात कर रहे थे, एक्साइज ड्यूटी की बात भी कर रहे थे, मैं मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर दिल्ली की सरकार ने शराब पीने वालों की उम्र भी 25 साल से 21 साल की तो कौन से दिन कर दी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। नहीं, कुछ भी बड़ा हो, लेकिन 25 साल से उम्र 21 साल की कर दी। पंजाब से प्रेरणा, प्लीज बैठकर बात ना करें। और यही नहीं सर, 500 करोड़ रुपया एक छोटी सी सरकार हर कोई छोटी बड़ी तो क्या, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए 500 करोड़ रुपया दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट का बजट है। वो आप लोगों का निर्णय, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर तो प्लीज देख, प्लीज प्लीज सर, मैंने जब पूरी चर्चा चल रही थी मैंने किसी के लिए कोई टोका टोकी नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि कुछ लोग बजट पे ही बोल गए, कुछ लोग बजट से विषय से बाहर बोल गए, कोई एप्रोप्रिएशन बिल से बाहर बोल गए। आप बोले, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं एक युवा होने के नाते मुझे थोड़ी चिंता व्यक्त कर रहा था कि एक और पीने वालों की उम्र 25 से 21 करना है, बाकी करना है इनकी सरकार का निर्णय है सर। लेकिन दिन कौन सा चुना है और क्यों चुना है मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। दूसरा सर, JNK पर मैं जरूर आना चाहूँगा। कुछ लोगों ने जो निर्णय उस समय किए आज़ादी के बाद, हम तो 1950 से मांग उठा रहे थे लगातार कि धारा 370 आर्टिकल 370-35 को समाप्त किया जाए, और आप में से बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये पता नहीं खत्म होगा नहीं होगा, बीजेपी का इलेक्शन एजेंडा है। हमने जो कहा वो करके दिखाया, अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त किया है।
आप आज टूरिज्म बढ़ाने की बात करते हो। आपके निर्णयों के कारण घाटी में टेररिज्म बढ़ता रहा। हम आए तो टेररिज्म की घटनाएं भी घटी हैं, टूरिज्म को बढ़ाने का काम भी करेगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। यही नहीं, इंडस्ट्री की बात आप करते हैं। सर, इंडस्ट्री पैकेज 1 दिसंबर 2002 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। उस समय वो सोलन और शिमला आए। एक राज्य नहीं सर, हिमाचल के लिए अकेले नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए दिया। और जितना उद्योग वहां पर लगा वो अटल जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। कश्मीर को आगे ले जाने का काम उन्होंने किया। और कश्मीर के लोग भी सदा मानते थे कि अगर कश्मीर का हित कोई सोचता है तो अटल बिहारी वाजपेयी सोचते हैं। और उसके बाद अगर उतना ही विश्वास किसी और में है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनको दिखता है। और अगर सदन में आंकड़े गलत दिए जाएं तो माननीय सांसद महोदय को कहना चाहता हूं, आप कृपया करके जांच कर लीजिए। गोली की घटनाएं भी, पथराव की घटनाएं भी और सीमा पार से सब कुछ होने का कमी आई है सर, तो अनुच्छेद 370-35 के जाने के बाद आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिलीवर करने का काम किया। यही नहीं सर, इंटरनेट की बात की गई। अब बोलने से पहले थोड़ा आप और विषय चेक कर लेते, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप जाते नहीं। मैं तो चुनाव का प्रभारी था सर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर कहना चाहता हूं, अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव हुए तो उसमें 74% वोटर टर्नआउट हुआ। 74% वोटर टर्नआउट जम्मू कश्मीर में। 4103 सरपंच और 28,942 पंच चुने गए सर, जो ये लोग अवसर नहीं देते थे। हमने अवसर दिया है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए। ये 3 परिवारों तक सीमित थे। हमने जनता को, उनके प्रतिनिधियों को चुनकर जन जन तक लोकतंत्र को पहुंचाने का काम किया है। सर, बीडीसी के चुनाव कितनी वोटर टर्नआउट हुई? 98.3% वोटर टर्नआउट बीडीसी के चुनाव में हुई सर, हमारी सरकार ने करवाई है। और यही नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव अब हुए, उसमें भी कुल मिलाकर 51% की वोटर टर्नआउट हुई और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं सर। और सबसे बड़ी बात ये जो इनको थोड़ी सी चुभेगी कि सबसे ज्यादा वोट भी किसी को मिले तो नरेंद्र मोदी जी को उसमें मिले हैं मेरे भाई। इंटरनेट की बात कही गई। आखिरकार इंटरनेट को सस्पेंड उस समय क्यों किया गया? जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। इस पे किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सिक्योरिटी एजेंसीज और एक्सपर्ट तय करें कि कब इसको लागू करना है। और हमारी सरकार ने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर वो निर्णय लिया और 4G को इंटरनेट की सुविधा को वहां पर रिस्टोर कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। मैं सदन को इसको भी अवगत करवाना चाहता हूं। सर, ओवरऑल बजट जो कहा गया टूरिज्म के लिए 512 करोड़ रुपए, आपने 50 करोड़ कहा, 512 करोड़ रुपया टूरिज्म के बजट के लिए रखा गया है, जो बहुत सारे राज्यों से ज्यादा है। इसलिए, और जो आपने कहा कि JNK के लिए बजट में आप क्या करने वाले हो, मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले साल से इस साल के बजट में 7% की बढ़ोतरी है। 1,01,428 करोड़ जो 20-21 का बजट था, उससे बढ़ाकर हमने 1,08,621 करोड़ रुपया उसको किया है सर, कम नहीं किया। मैं सबके सामने कहना चाहता हूं। दूसरा, जो रेवेन्यू और कैपिटल बजट है उसमें भी हमने सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया सर। रेवेन्यू बजट में 10% की वृद्धि है और कैपिटल बजट में 33% की वृद्धि हमने RE के मुकाबले की है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये धारणाएं गलत हैं कि वहां पर बजट को कम किया गया। जम्मू कश्मीर के हित में पहले से ज़्यादा किया गया है। यही नहीं सर, हमने रोजगार देने का भी विषय को बड़े ध्यानपूर्वक देखा है। 50,000 के लगभग युवाओं को रोजगार देने का जहां काम भी किया, उसमें से आप देखेंगे तो 22,380 के लगभग पोस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको रिक्रूटमेंट ड्राइव वहां की सरकार कर रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है सर 270 करोड़ रुपए की 17,800 अनएम्प्लॉयड यूथ को दी गई है। एंटरप्रेन्योरशिप को उसको बढ़ावा देने के लिए हमने वहां पे किया है। 4,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सर इसमें लाभ मिला है। 17,800 में से 4,000 महिलाएं हैं। 1,850 युवा हैं जिसको JNK बैंक ने सर बैंकिंग एसोसिएट और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रूप में भर्ती किया है, ये हमने करवाया है। और इसके अलावा 7,386 लोगों को
असिस्ट किया है J&K रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से 1231 यूनिट को लगाने के लिए, और 2000 स्टार्टअप्स को सर हमने कवर किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत। ये भी जम्मू कश्मीर में किया, और इसके अलावा 3000 पोस्ट को अभी तक वैसे भरा गया है, और लगभग 841 कश्मीरी माइग्रेंट्स की पोस्ट को भी फिल किया गया है सर। यही नहीं सर, जब मैं चुनाव के समय वहाँ पर था, अधिकतर जिलों में मेरा जाना हुआ। उधमपुर जैसे ज़िले में भी बहुत सारी पानी की कमी थी। जल शक्ति मंत्री हमारे यहाँ पर बैठे हैं, मैंने इनके साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस विषय को भी उठाया, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कहते हुए कि 21-22 में जल शक्ति मंत्रालय ने वहाँ पर हर घर को नल से स्वच्छ जल देने के लिए 6,346 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, और 2 जिले उसमें से पूरे कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय जल शक्ति मंत्री का आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं सर, टूरिज्म कल्चर सेक्टर को रिवाइवल के लिए पेंडेमिक के समय भी 786 करोड़ रुपए का प्रोविजन उस समय किया गया, ताकि हमारे वहाँ की रिच कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट किया जा सके, गोल्फ टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो हाउसिंग की बात है, 4,817 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है रूरल इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए। इसमें 1,17,419 घर जो हैं उसको पूरा करने का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 21-22 में किया गया है, और 39,113 कैंडिडेट्स जो हैं उसको सर हिमायत के अंतर्गत मदद की जा रही है। यही नहीं, 16,000 के लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, 1,600 के लगभग विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, इनको भी बनाने का काम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में किया जाएगा। 24,866 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए रिवॉल्विंग फंड देने का काम हम लोग कर रहे हैं, और 4,699 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा सर। सड़कों और ब्रिज के लिए भी 4,099 करोड़ रुपया, 8,000 किलोमीटर की सड़कों को बनाने का हम लोग काम करेंगे, जिससे ब्लैक टॉपिंग भी होगी, बाकी सब भी। और 4500 किलोमीटर की सड़क सर नई 150 ऐसी हैबिटेशंस को जोड़ेंगी, जिसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 14 पुल नए बनाए जाएंगे, लगभग 2,85,000 की पॉपुलेशन को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। यही नहीं सर, सीए स्टोरेज की कैपेसिटी को 4 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा, 2008 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। 120 हेक्टेयर जमीन जो है उसको हाई डेंसिटी पॉपुलेशन प्लांटेशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सर हमने देश भर में तो आयुष्मान भारत योजना दी, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ भी दिया। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये प्रावधान करके दिया है केंद्र सरकार के माध्यम से कि वहां पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी कि हर परिवार को 5-5 लाख रुपए का इलाज का प्रावधान देश में किसी राज्य के लिए किया, तो जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने करने का काम किया है। इसके लिए तो विपक्ष के लोग भी साधुवाद दे सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, भाषण में नहीं कि आप कर सकते थे, लेकिन सर ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए किया। जिन्होंने उनको पहले देश से दूर रखने के लिए आर्टिकल 370, 35 या 70 साल तक रखा, वो सोच क्या थी वो हम समझ सकते हैं। यही नहीं सर, पावर सेक्टर के लिए 2728 करोड़ रुपया हमने प्रावधान किया है। 3200 मेगावाट का उत्पादन के लिए सर 2728 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सर मैं इस पर लंबा भी बोल सकता हूं क्योंकि समय कम है, मुझे कहा गया कि जल्दी नहीं सर, अभी तो मेन एप्रोप्रिएशन बिल पे आने, तो जम्मू कश्मीर पुडुचेरी में थोड़ा जल्दी में ख़त्म कर रहा था। सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जहां प्रावधान हमने लगातार किया है, इकोनॉमिक पैकेज 1350 करोड़ रुपये का सर जम्मू कश्मीर के लिए सर हमने दिया। वहीं पर सर एक जो नई पॉलिसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लाए हैं, वहाँ पर जीएसटी के लिंक्ड इंसेंटिव हो 300% उसमें उसको लाभ दिया जाएगा। ऐसे अलग अलग हैं सर जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए। ये हमारी सोच जम्मू कश्मीर को लेकर है, टूरिज्म भी बढ़े, इंडस्ट्री भी बढ़े, टेररिज्म को ना, टूरिज्म को हाँ। इन्होंने बुलेट देने का काम किया, हमने बैलेट करा के अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने का काम किया, ये मोदी सरकार ने करने का काम किया है। इसलिए मेरा निवेदन इतना रहेगा कि इस पर, क्योंकि बड़ा संवेदनशील राज्य है, इस पर राजनीति ना हो। हमने तो वोकल फॉर लोकल के माध्यम से वहाँ का केसर हो या वहाँ की शॉल्स हो, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो, उसको दुनिया भर में प्रमोट करने के लिए अगर बढ़ावा देने के लिए किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो करने का काम किया है। सर 6000 एकड़ लैंड
हमने जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री लगाने के लिए आइडेंटिफाई की है, जिसमें से 3000 एकड़ अभी सीधी तरह से उपलब्ध है। सर, इसके अलावा जो पिछले कुछ 18 महीनों में जब से आर्टिकल 370-35A के जाने के बाद हमने बहुत सारा काम किया। 3000 कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी गई। सर, 44,000 कश्मीरी पंडितों को 13,000 रुपये हर महीने सरकार देती है। 13,000 रुपये हर महीने सरकार देती है। और इसके अलावा 6,000 कश्मीरी पंडितों को घर के साथ बसाने का काम भी हम करने जा रहे हैं, जो 70 साल में आपने नहीं किया, हम वो करने जा रहे हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सर, जैसा मैंने पहले कहा, लैंड आइडेंटिफाई कर रखी है उद्योग लगाने के लिए, हम उसको भी बढ़ावा देंगे। सर, मैं माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी ने कुछ बातें पहले रखी, मैं उन पे सबसे अंत में आऊँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा सर, अब मैं वापस सप्लीमेंट्री डिमांड्स पे आने वाला हूँ जो भारत सरकार लेकर आई है। सर, इसमें प्रावधान क्या किया गया है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? सर, कोविड-19 के समय हमने पूरे देश ने देखा कि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई, और चुनौती से लड़ने के लिए भारत के पास जब लॉकडाउन लगा पिछले साल 24 तारीख को, तब ना हम पीपी किट बनाते थे, मास्क बनाने की मुश्किल से 2 फैक्ट्रियां थी, वेंटिलेटर हमारे बनता नहीं था, और हमारी क्षमताओं पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा था, जो पिछले 70 सालों में अलग अलग सरकारें आई, कमियां रही होंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि सर मैं उससे जुड़ा रहा, उस समय लॉकडाउन बाकियों के लिए होगा, लेकिन वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मोदी सरकार के बाकी विभाग लगातार काम कर रहे थे। और आत्मनिर्भर पैकेज जब हम लेकर आए, उसमें हमने प्रावधान किया कि देश में अन्न और धन की कहीं कमी ना आए। दुनिया में शायद भारत एकमात्र देश है जहां पर 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं, चावल, दाल, चना देने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया है। और इसमें एक बड़ा प्रावधान जो किया गया है वो 3,04,557 करोड़ रुपए का FCI के लिए, जो हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अन्न बांटा गया, देश के लोगों को दिया, और जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी 3 महीने तक इसी तरह से गेहूं, चावल, दाल देने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया। कहा गया, भाई मनोज जी ने, बिहार से आते हैं, कल बिहार दिवस है, मुझे कल शायद राज्यसभा में बोलने का अवसर मिले था, तो कल मेरा यहाँ पर नहीं था बैठने का, लेकिन आज ही आपको बधाई देता हूँ। आपने कहा कामनाएं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिहार के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर मोदी सरकार खरा उतरेगी, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को ही विश्वास देकर वहां पर एनडीए की सरकार लाने का काम किया। गरीब में, विशेष तौर पर गरीब जनता में क्यों मोदी जी का इतना कद बढ़ा है, क्यों बार बार? पहले 2014 में सरकार आई, फिर 2019 में आई, 282 सीटें से बढ़कर 303 सीटें आई, एक के बाद दूसरे राज्य में आई। ये इसलिए आई क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि आप एक वर्ग के लिए काम करने की बात करें, हम उसमें विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले FCI को नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से पैसा लेना पड़ता था कर्ज के रूप में, फिर खरीद करते थे और PDS डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। सर, पहली बार हुआ केंद्र की सरकार ने इतनी पारदर्शिता बजट में लाए हैं। हमने खरीद जो होगी वो केंद्रीय बजट से होगी, उसका प्रावधान इसमें किया गया है। FCI को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। FCI का कर्जा कम करने का प्रयास किया तो केंद्र सरकार ने FCI की खरीद की क्षमता बढ़ाने का काम भी किया कि किसानों से खरीद ज्यादा कर सके, तो केंद्र की सरकार ने। और जो किसानों की हितैषी बनने की बात करते हैं सर, मैं खुली चुनौती देता हूं इस सदन के माध्यम से, और मैं आंकड़े भी दे सकता हूं एक एक। सर, चाहे गेहूं हो, धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, कपास हो, किसी भी खरीद के लिए देख लीजिए, मोदी सरकार के समय 2.5 से 6 गुना तक ज्यादा खरीद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों से की है। दाम ज्यादा देने का, अच्छा हुआ आपने MSP कहा, MSP के दाम भी नरेंद्र, हाँ माननीय मंत्री जी, समय 3 घंटे ही था, खत्म होने वाला। सर, मुझे 5 बजे तक कहा है खत्म करने के लिए, मैं उससे पहले खत्म कर दूंगा। आप उससे पहले कर, मैं उससे पहले 5 बजे से पहले खत्म कर दूंगा। सर देखिए सर, जैसे मैंने कहा मैं MSP भी आने वाला, तो तक कहते नहीं, उसने कहा आप प्लीज, क्योंकि सच्चाई ये है कि MSP का सच जैसे जैसे बाहर आ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है,
जो किसानों के नाम पर आंदोलन जीवी खड़े हो रहे थे, उनका चेहरा भी बेनकाब होता चला जा रहा है। गुजरात के चुनाव हुए। भाई शक्ति सिंह गोहिल जी मेरे बड़े प्रिय मित्र भी हैं, बड़े भाई की तरह भी हैं। थोड़ा प्रकाश उस पर डाल देते तो जमीनी स्थिति पता चल जाती। फैमिली सिल्वर बेचने की बात करते हैं, जैसे एक एक करके इनकी सरकारें जा रही, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने आने के बाद सर एफसीआई का भी सर कर्जा कम करने का प्रयास किया, बीएसएनएल को भी सशक्त करने का काम किया, एक एक संस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। आप जिस परिस्थिति में हमें बैंक देकर गए थे सर, उसकी हालत ये थी, लड़खड़ाती चरमराती बैंकिंग व्यवस्था थी, उसको सशक्त करने का काम किया। 4,38,000 करोड़ रुपया रिकैपिटलाइजेशन करने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। एसेट क्वालिटी रिव्यू हमने किया। ग्रॉस, हाँ जी बिल्कुल एनपीए पे आने वाला हूं, धन्यवाद। ग्रॉस एनपीए भी लगातार कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम सीना ठोक कर कहते हैं बैंकों को सुदृढ़ करने का काम, और 12 में से 11 बैंक को प्रॉफिट में लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसीलिए सर इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, चाहे 10,000 करोड़ रुपया सड़कें बनाने की बात हो, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के लिए हो, आप में से शायद ही कोई व्यक्ति नितिन गडकरी जी को यह कहता हो सड़क बनानी उन्होंने कभी मना किया हो। सर पूरे देश भर में सड़कों का नेटवर्क जो बिछा है, पूर्व की सरकार से 2.5-3 गुना ज्यादा हमने सड़कें एक दिन में बनानी शुरू की हैं। यही नहीं सर, डिफेंस के लिए सर डिफेंस के लिए जब चीन हमें अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, चुनौती देता है बॉर्डर पर, कुछ लोग चाइनीज एम्बेसडर के साथ उनके नेता चाय कॉफी नहीं चाइनीज सूप पीने चले जाते हैं। पता नहीं मेन्यू में उस समय क्या था सर, लेकिन इनकी अपनी सरकार थी सर। 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट सर 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पाए। हमने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीद कर दी, रफाल विमान भी खरीदे, टैंक भी खरीदे, लड़ाकू जेट भी खरीदने का काम किया, हेलीकॉप्टर भी खरीद के दे रहे हैं, और सेना को और मजबूत कराने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, और चीन के घुटने टिकाने का और पीछे हटाने का काम भी सशक्त सेना का हुआ। हम अपने भारतीय सेना का धन्यवाद भी करते हैं, और भारत के मजबूत नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको उनका भी धन्यवाद करते हैं सर। इसीलिए इसमें कैपिटल सेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 20,626 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें भी किया गया है। यही नहीं सर, फर्टिलाइजर की बात कही गई। अब सर किसान का उत्पादन अगर बढ़ा है किसान के माध्यम से खेती बाड़ी में, सर फर्टिलाइजर देने के लिए और उसका पैसे की चुकाने का काम भी करना था, तो 65,411.53 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया, और उसमें से 64,598 करोड़ रुपए हमने सर उनकी वापस किया है फर्टिलाइजर कंपनीज को, ताकि अगला फर्टिलाइजर समय पर मिले। एक समय वो था सर जब किसानों को खाद नहीं मिलती थी, लाठी मिलती थी खाद मांगने पर। हमारे 7 सालों में खाद की कोई कमी नहीं आने दी सर, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। प्लीज आपस में बैठकर सीट से बात ना करें, प्लीज। माननीय मंत्री जी समय लिमिटेड है सर, 10 मिनट है प्लीज। इसलिए जो कहते हैं कि मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कि जिनकी सरकार के समय किसानों को लाठी मिलती थी, हमारी सरकार के समय उसको खाद समय पर मिलती है। और आपके कुछ राज्यों में गोली भी चलती है। यही नहीं, सत्य बड़ा कड़वा होता है सर। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाते थे, मनरेगा लाए, लेकिन मनरेगा का पैसा उस मजदूर के हाथ में नहीं पहुंचता था सर। जो लाए थे उनके अपने ही जिलों में, गजेंद्र जी आपके वहां से हैं, उनके अपने जिलों में सर पैसा नीचे चल जाता था, हाथ में नहीं पहुंचा। मोदी जी जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से डीबीटी भी किया, बेनिफिशरीज के खाते में पैसा भी डाला सर। आपदा के समय से पहले सर हमने पिछले साल बजट में 61,000 करोड़ रुपए मनरेगा में प्रावधान किया था, लेकिन लगा रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए सर। 61,000 करोड़ के साथ 40,000 करोड़ की और वृद्धि की, उसके बाद और 11,000 करोड़ रुपए और जोड़ा,
लगातार 1,15,000 करोड़ रुपया पिछले साल 20-21 में हमने ज्यादा पैसा देने का काम किया सर। दिहाड़ी बढ़ाने की बात की मनोज भाई ने। मनोज भाई 182 से बढ़ाकर 202 रुपये हमने दिहाड़ी भी कर दी, आपदा के समय हमने बढ़ाई है। और आप कुल मिलाकर देखिए आए सर 300 करोड़ से ज्यादा मैन डेज कार्य दिवस भी हमने दिए। मनरेगा उस समय शायद 30,000 करोड़ भी खर्च नहीं होता था, आज 1,10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ये बदलाव है। और इसके अलावा सर कुछ कहा गया वित्तीय हालत क्या है, तो मैं इतना ही कह दूं सर, महंगाई की दर उस समय 5 सालों में 9 से 14 के बीच में डबल डिजिट थी, 10% से ज्यादा थी। हमारे 14 से 19 के समय 4.4% एवरेज रही। प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे इतना लगता है नासिर जी की जब मैंने बातों का उत्तर दिया तब ये सदन में उपस्थित नहीं थे सर, और मैं सदन में बड़ी गंभीरता से सारा डेटा दे रहा हूं सर। अगर इनको चुनौती देनी तो लिखित रूप में दे सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सर, फिजिकल डेफिसिट इनके समय कहां था सर, 5.4% पे था। हम लोगों ने फिजिकल प्रूडेंस की बात की, हम लोग लगातार उसको कम करके 3.5% पे लाए सर। पिछला साल सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल था, हमने कर्जा भी लिया लेकिन देश के लोगों को अन्न और धन की कमी नहीं आने दी। और अगले 5 साल के लिए फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ क्या होगा, ये ताकत भी हमारी सरकार में रखने की हम उसको करके दिखाएंगे। यही नहीं, फॉरेक्स रिजर्व सर, फॉरेक्स रिजर्व कितने थे 2014 में जब हम आए, 298 बिलियन डॉलर थे। हमने 5-6 वर्षों में उसको 590 बिलियन डॉलर तक लेकर आए हैं। यह अपने आप दिखाता है उससे दुगना हमने किया है। यही नहीं सर, दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था आप छोड़कर गए थे, उसको मोदी जी के नेतृत्व में हमने दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। और आने वाले, और सर यही नहीं, जो लोग आने वाले भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं सर, पिछले 5 महीने देख लीजिए, हमने जो कोविड के समय कदम उठाए, जो जनता के हाथ में पैसा दिया, जो व्यापारी को सहायता देने का काम किया, जो संजय सेठ जी ने कहा कि व्यापारियों को बुला बुलाकर बैंक पैसा दे रहे थे, ये मोदी सरकार की नीति थी। उसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है कि जीएसटी की कलेक्शन पिछले 5 महीनों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुई, तो हमारी सरकार की नीतियों के कारण हुई है। दुनिया भर के देशों ने कहा कि वी शेप रिकवरी भारत की होगी और आंकड़े दिखाते हैं। और आईएमएफ ने कहा कि 11.5% जीडीपी ग्रोथ रेट 21-22 में होगी। हमारी मूडीज ने कहा कि 12% ग्रोथ रेट अगले साल 21-22 में होगी। ओईसीडी ने कहा 12.6% होगी। जब इनकी इच्छा होती है तब उनके आंकड़े देते हैं, लेकिन जब वो भारत के विकास की कहानी कहते हैं तब ये थोड़ा संकोच करते हैं, उससे थोड़ी कन्नी काटने का काम करते हैं। यही नहीं सर, जो कहा गया, शक्ति सिंह गोयल जी ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कम क्यों की गई, मैं इनको कहना चाहता हूं 65,000 करोड़ रुपया वन टाइम प्रोविजन इसमें किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो पिछले साल 71,345 करोड़ रुपए का प्रावधान फर्टिलाइजर के लिए किया था, उसको इस साल बढ़ाकर 80,011 करोड़ रुपया किया गया है, कम नहीं किया गया। एक तो ये कह दूं। दूसरा, एफसीआई का मैंने पहले ही आपको बता दिया, मनरेगा पर भी हो गया, जीएसटी की बात कही गई, तिरुपति टेंपल के लिए कहा गया, शायद माननीय सांसद अभी यहां पर नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जीएसटी काउंसिल का विषय, वहां पर इनके राज्य के प्रतिनिधि आकर बात करेंगे तो उसको भी कहेंगे। जो रेलवे का और टेक्सटाइल पार्क्स की बात की, संबंधित मंत्रालयों से रिलेटेड आप उनके साथ टेकअप कर सकते हैं। और यही नहीं, टेक्सटाइल पार्क, क्योंकि स्मृति जी भी थोड़ी देर पहले यहीं थी, मित्रा करके हम देश के बड़े से बड़े टेक्सटाइल पार्क, उसमें हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, वो भी हमारी सरकार बनाने जा रही है। एपीआईज भी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, बल्क ड्रग पार्क भी हम बनाने जा रहे हैं, ताकि चाइना से हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना करना पड़े, यहीं पर बने। आत्मनिर्भर भारत को हम और बल देने वाले हैं। हिंदू पार्टी होने का हमारे ऊपर आरोप लगाया गया सर, हमने पहले भी कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। हमारी सरकार में आकर समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का प्रावधान किया। आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, हमने सबको आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। यही नहीं, आपने कहा कि पीएसयूज का बहुत बड़ा योगदान रहा, बिल्कुल रहा, आज भी है, इसको कोई नकार नहीं सकता।
समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला। आपने 2004 से 9 तक प्रयास किया, कितना डिसइन्वेस्टमेंट में आप लोग रेज कर पाए? 9 से 14 में आप कितने कर पाए? हर सरकार की नीति रही, आपके समय शायद विश्वास नहीं होगा। हम बड़ी स्पष्ट नीतियों के साथ आए हैं, जनता के सामने बात रख के चल रहे हैं, और आगे के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, हमने तो जो उस समय भी आप ऑप्टिकल फाइबर की स्कीम आई, आप चाहते ITI जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री देश का सबसे पुराना PSU, आप उसको काम दे सकते थे, उसको तो आपने नीचे करने का काम किया। BSNL के समय सर मैं अगर उन विषयों पर जाऊंगा, मैं तो 5 साल उस कमेटी का इंचार्ज रहा कि क्या क्या आपके कदम थे और कहां कहां आपने हमें पहुंचाया है। जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की बात कही गई नंदा जी ने कि उसको 90-10 किया जाए, सर ये 15वें वित्त आयोग ने ही रिकमेंडेशन की है कि पर्वतीय राज्यों के लिए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90-10 की रेशो रहे और बाकियों के लिए 75-25 की रेशो रहे। हमने उसको मंजूर किया है, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। कुल मिलाकर सर मुझे लगता है सारे विषयों पर मैंने यहां पर अपनी बात रखी है। सर कॉर्पोरेट टैक्स रेट की कम करने की बात कही, मैं इतना ही कहूंगा सर, दुनिया भर में अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट सबसे कम किसी देश में तो भारत में किस मंशा के साथ? मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा करने के लिए, देश में और रोजगार उत्पन्न हो उसके लिए। और सर हमने एक स्कीम लेकर आए थे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उसको लेकर आए। उससे पहले भारत में केवल 2 के लगभग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी। सर 5 वर्षों में मोदी जी की नीतियों के कारण हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हम जो अगली लेकर आए हैं उसमें 1,97,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। 10 के लगभग सेक्टर्स में उसको चुना गया है और उसके माध्यम से अलग अलग सेक्टर्स में भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े और भारत के युवाओं को रोजगार मिले। कुछ लोग शराब पीने वालों की उम्र कम कर रहे हैं, हम रोजगार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक PM किसान की बात है, उसमें भी हमने 72,000 करोड़ रुपया, आपने तो सर 72,000 रुपये प्रति व्यक्ति को देने की बात करते रहे। जुमला क्या होता है और लोग उसको समझते हैं। आपके ऊपर उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं कहा था, विश्वास किया, लेकिन फिर भी हमने किसानों को 6,000 रुपया 2-2 की 3 किश्तें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को हमने देने का काम किया। देश में 2 राज्य ऐसे हैं, मैं राज्यों के नाम क्यों लूं? प्लीज कंक्लूड नाउ, कंक्लूड प्लीज। नहीं भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी अभी पश्चिम बंगाल से आए, एक राज्य तो वहीं पे है। कंक्लूड। दूसरा जहां पर मैं खड़ा हूं उस राज्य में भी किसानों को पैसा ना मिले, उसके लिए भी आप लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। सर किसान को उसका हक मिले, हमने देने का काम किया है, आय दुगने करने का काम भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि आप सबने इसका समर्थन भी किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।